हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 मार्च 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे ऐसे ही वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको रोजाना सुबह में मिल जाया करे। कल का पहले क्विकली रिविजन करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ। हुरून के द्वारा ग्लोबल रिच लिस्ट में स्वनिर्मित यानी कि सेल्फ मेड बिलियनर्स की लिस्ट निकाली गई, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत में 105 सेल्फ मेड बिलियनियर हैं। टॉप पर चाइना, सेकंड पर अमेरिका रहा। शहीद दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये दोनों मनाया जाता है 23 मार्च को। और अभी केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में अंबेडकर जी को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है। ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप निर्माण का लक्ष्य रखा है भारत ने 2030 तक। और केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया एमटी वासुदेवन को। कल मैंने आपको केरल के तीनों सम्मान के बारे में आपको बताया था, केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। इसके बाद द वीकेंड एक व्यक्ति का नाम है जो कि बहुत ही फेमस पॉप स्टार हैं कनाडा के। इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल किया गया है दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय कलाकार के रूप में। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, जिसमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत के पहले स्थान पर आईआईटी बॉम्बे है। वैसे अगर यूनिवर्सिटीज के मामले में अगर देखा जाए ओवरऑल यूनिवर्सिटीज में, तो आईआईएससी बेंगलुरु जो है ये टॉप पर है भारत में। ठीक है, 155वां इसका स्थान था और 172वें स्थान पर था आईआईटी मुंबई, फिर 174 था आईआईटी दिल्ली। बाकी डिटेल अगर जानना हो कल की वीडियो देखिएगा जरूर। कॉल बिफोर यू डिग ऐप इसे किसने लॉन्च किया? इसे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है और घोड़े यात्रा महोत्सव ये नेपाल में मनाया जाता है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, यानी कि 24 मार्च से। आज अब हम लोग 25 मार्च के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है। तो कल यानी 24 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड टीबी डे या विश्व क्षय रोग दिवस या वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। तो दोस्तों ये टीबी को समाज से मुक्त करने के लिए, या कहें कि टीबी रोग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसको कम से कम करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। टीबी ध्यान रखिएगा एक संक्रामक बीमारी तो है, लेकिन ये लाइलाज नहीं है, मतलब इसका इलाज संभव है। और इसी वजह से भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर देंगे। और इसके लिए भारत सरकार ने निक्षय योजना शुरू की है। ये योजना आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निक्षय योजना या निक्षय मित्र योजना। ठीक, इस बार की थीम रखी गई है यस वी कैन एंड टीबी। 1882 में 24 मार्च को ही डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी और इसी वजह से टीबी डे मनाया जाता है इसी दिन। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये टीबी का जीवाणु होता है, यानी कि बैक्टीरिया होता है इसका। आगे बढ़ते हैं। मार्च महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस आपके सामने हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लोग इसे नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए और रिवीजन करते रहिए। अगला, डीएनपी सलाहकार रिपोर्ट के अनुसार भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन थी? तो दोस्तों अभी डीएनपी सलाहकार की एक रिपोर्ट आई है, कंसल्टेंट कंपनी है डीएनपी। इसके द्वारा ये बताया गया कि आईपीएल जो है ये भारत का पहला स्टार्टअप था यूनिकॉर्न वाला। ठीक है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप था। इसने बताया कि 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई ना, उसी टाइम इसकी वैल्यूएशन 1.1 बिलियन डॉलर की हो गई थी। तो यानी कि ये, और उस टाइम भारत में कोई ऐसा यूनिकॉर्न स्टार्टअप था नहीं, तो इसलिए इस प्रकार से देखा जाए तो आईपीएल भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप था। हालांकि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इन मोबी करके आएगा कुछ। ठीक है, इन मोबी करके स्टार्टअप बताया जाएगा कि 2011 में ये बना था भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप। लेकिन अभी चूंकि ये रिपोर्ट जारी हुई है डीएनपी के द्वारा, यहाँ पर आप देख पाओगे मार्च 2023 का है, ये 23 मार्च 2023 का आर्टिकल। इन्होंने ये बताया है कि आईपीएल जो था ये 2008 में ही जब ये शुरुआत हुई इसकी, उसी समय इसकी वैल्यूएशन 1.1 बिलियन डॉलर थी और इस हिसाब से उसी समय ये एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप था। और आज के समय तो ये डेकाक्रॉन हो गया है। डेकाक्रॉन मतलब जिस स्टार्टअप की वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर को पार कर जाए। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कुछ महीनों पहले कि भारत की पहली फूड डिलीवरी कंपनी जो डेकाक्रॉन बनी वो है स्विगी। ठीक है, स्विगी जो है इसकी वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर से ऊपर है और ये पहली ऐसी
फूड डिलीवरी कंपनी बनी है। तो आप समझ गए यूनिकॉर्न क्या होता है, जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो, और डेकाक्रॉन कौन, जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज्यादा हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो स्टार्टअप होना चाहिए, वो कंपनी जो हो वो स्टार्टअप हो। ऐसा नहीं कि जैसे भारत सरकार ने कोई एक कंपनी स्थापित की, कोई एक महारत्न कंपनी बना दी शुरुआत में ही, या फिर कोई नवरत्न कंपनी स्थापित कर दी, उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, तो उसको आप कहो नहीं। कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म के द्वारा कोई नया स्टार्टअप खोला जाता है, अगर वो स्टार्टअप अगर इतनी वैल्यूएशन का पहुंच जाता है तब ये ऐसा होता है। फिलहाल डीआईपी जो कंसल्टेंट है, इनके द्वारा आईपीएल भारतीय यूनिकॉर्नों के अग्रदूत नाम से एक रिपोर्ट भी जारी करने ही जा रहे हैं ये, उसमें और भी बहुत सारे खुलासे होंगे। आईपीएल के अगर बारे में बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म होता है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब तक 16 संस्करण होने जा रहे हैं, 16वां इस बार का है, ठीक है। 15 सक्सेसफुल हो चुके हैं। 15 में सबसे ज्यादा बार 5 बार मुंबई इंडियंस ने ही जीता है, 4 बार तो जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। कुल 10 टीमें अब खेला करती हैं। पिछली बार की विजेता गुजरात टाइटंस है। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स जो है, ये नई टीमें जुड़ी हुई हैं। पिछली साल ही जुड़ी 2 टीमें, पहले तो 8 टीमें अभी तक खेला करती थी। गुजरात टाइटंस ये पिछली बार की विजेता भी रही। टाटा जो है ये टाइटल स्पॉन्सर है, यानी कि हम लोग कहेंगे टाटा आईपीएल। और आईपीएल से और क्या बताएं आपको, अब तो डब्ल्यूपीएल भी शुरू हो गया है, विमेंस प्रीमियर लीग शुरू हो गया है। हालांकि विमेंस प्रीमियर लीग में 5 टीमें ही खेल रही हैं। क्लियर है, बाकी चीजें आपको आईपीएल वगैरह वाली वीडियो में बता दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल जी ने अभी हाल ही में तमिलनाडु में मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया है। ये तमिलनाडु राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों के सहयोग से स्थापित किया गया है। आपको अगर याद हो, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक योजना के बारे में बताया था, पीएम मित्र योजना। जो पीएम मित्र योजना था उसी के तहत आपको बताया गया था कि 7 राज्यों में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे, ठीक है। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करी जाएगी। तो उसमें सबसे पहला राज्य बन गया कौन सा? तमिलनाडु, जहां पर यह स्थापित हो गया और इसका भी उद्घाटन किया कपड़ा उद्योग मंत्री ने, जो कि हैं पीयूष गोयल। और इन्हीं के साथ, जो कि वहां के मुख्यमंत्री भी रहेंगे शामिल, भाई वहां के उनके राज्य में हो रहा है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी थे। दोनों ने मिल करके इसका शुभारंभ किया है संयुक्त रूप से। तो ये तमिलनाडु के विरुधुनगर के ई कुमार लिंगपुरम में स्थापित किया गया है। पीएम मित्र का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपरेल, ठीक है। ध्यान रखना, 7 राज्यों में 7 ऐसे मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में चर्चे में रही पुस्तक ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है अनुराग बेहर ने। कौन? अनुराग बेहर ने लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अनुराग बेहर भी बहुत ही बड़े पर्सनालिटी हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन तो आपने सुना ही होगा, अजीम प्रेमजी के बारे में भी आपने सुना है। ये विप्रो के चेयरपर्सन हैं, ठीक है, चेयरमैन हैं। तो ये सबसे ज्यादा दान करने के लिए जाने जाते हैं। आज के टाइम पर इंडिया के सबसे बड़े दानवीर हैं अजीम प्रेमजी। तो इन्हीं के द्वारा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन चलाया जाता है, जिसके थ्रू ये दान करते हैं, ठीक है। तो अजीम प्रेमजी जो फाउंडेशन है उसके सीईओ हैं ये अनुराग बेहर, ठीक है। साथ ही साथ अजीम प्रेमजी के द्वारा जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी चलाई जाती है उसके ये संस्थापक उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो को फाउंडर भी हैं उसके। तो अनुराग बेहर ने अपनी एक पुस्तक लिखी है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। तो खास करके ये इनकी यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा रिलेटेड है, इसी के एक्सपीरियंस को इन्होंने यहाँ पर शेयर किया है। इन्होंने इस बुक में 110 कहानियां बताई हुई हैं जो इनके फाउंडेशन में काम करते समय इनके अनुभव पर आधारित है। ए मैटर ऑफ द हार्ट लिखा गया है अनुराग बेहर के द्वारा। अगला, हाल ही में एशियाई खो खो चैंपियनशिप में महिला और पुरुष दोनों का खिताब किस देश ने जीत लिया? तो एशियाई खो खो चैंपियनशिप हुआ अभी 2023 का, और इसका महिला संस्करण का यानी कि विमेंस का और मेंस का दोनों का टाइटल जीत लिया भारत ने। और भारत ही था मेजबान देश। मेजबान कौन होता है? जो मेजबानी करता है। मेजबानी मतलब अपने यहाँ लोगों को बुलाता है, समझ लो कि खातिरदारी करने के लिए, तो उसे बोलते हैं मेजबान। तो मेजबान देश था भारत, यानी भारत में आए थे बाकी देश खेलने ये टूर्नामेंट, और भारत जो है ये जीत गया, ठीक है। तो मेजबान देश ही रहा विजेता। कभी कभी मेजबान देश को लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी कभी आर्टिकल्स में डायरेक्टली केवल मेजबान दे दिया रहता है, तो ये नहीं दिया रहता है कहाँ पे आयोजन होगा या किसने जीता।
तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बनी रहती है। तो याद रखना मेजबान मतलब कि जो अपने देश में लोगों को बुला रहा है, मेजबानी कर रहा है, ठीक। तो ऐसे में यहाँ पर मेजबान था भारत। भारत के असम राज्य में तामुलपुर में ये आयोजन किया गया और पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीत लिया भारत ने। खो खो एक गेम होता है, आप जानते ही होंगे, बचपन में खेले भी होंगे। इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और भारत, ये सब मिलकर के खेले थे इस टूर्नामेंट को भी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन किया गया? तो ये इंडियन नेवी और ब्रिटिश रॉयल नेवी के बीच में किया गया। ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है उसके साथ और भारतीय नौसेना के साथ कोंकण अभ्यास शुरू हुआ है। कहां पर हुआ? ये अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर के कोंकण तट में। कोंकण तट मैं आपको चलो इंडिया के मैप में अभी दिखाता हूं। कोंकण तट में यहाँ पर ये आयोजित हुआ इंडिया और यूके के बीच में। ये ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज था कोंकण, ठीक है, अरब सागर में आयोजित हुआ। वैसे भारत और यूके के बीच में एक अजय वॉरियर नाम का भी अभ्यास होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। वॉरियर से आपको याद करवाया गया था। एक अजय वॉरियर होता है, एक कोबरा वॉरियर होता है। जो कोबरा वॉरियर होता है उसमें कई सारे देश भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, और अजय वॉरियर में ये केवल भारत और यूके के बीच में होता है। फिलहाल यहाँ पर अगर कोंकण की बात करें तो इसमें आईएनएस त्रिशूल जो है भारत का, ये हिस्सा लिया था। 20 से 22 मार्च तक आयोजित हुआ। क्लियर? चलिए ब्रिटेन आया है, ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। चलिए वर्ल्ड मैप में ले चलते हैं आपको ब्रिटेन की तरफ, लेकिन सबसे पहले देखिए वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आना है आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोप में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको अलग थलग से दिख जाएगा एक ब्रिटिश आइसल्स। ब्रिटिश आइसल्स में आप थोड़ा सा अंदर में एंट्री करोगे, देखो ये बड़ा सा यहाँ पर यूके लिखा दिख रहा है, लेकिन यूके आप कहाँ कहाँ तक है इसको कैसे समझोगे? इसके लिए पहले आप देखो ये 3 देशों में बटा हुआ है। एक तो है ये इंग्लैंड, एक है ये वेल्स और एक ऊपर है स्कॉटलैंड। ये 3 अलग अलग देश हैं। जब इन तीनों देशों को एक साथ बात की जाती है तब उसे कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन इन्हीं तीनों देशों में जब नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ लिया जाता है तब उसे कहते हैं यूके। तो यूके बोला जाए तो आप इतना पोर्शन ले लीजिएगा, आयरलैंड का नॉर्दर्न हिस्सा, उसके बाद ये तीनों देश यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, तब तो हो जाएगा यूके। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो केवल आप ये 3 देश मानेंगे, यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की करेंसी जो है पाउंड स्टर्लिंग होती है और कैपिटल इसकी लंदन है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपको। चलो अब कोंकण तट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ पहुंचोगे आप तो यहाँ पर देखो इधर दमन और दीव है, ये तो आप सुने होगे ना, दमन दीव वगैरह, दादरा और नगर हवेली अब तो एक ही हो गया है। तो यहाँ से लेकर के गोवा तक, गोवा के इधर तट तक जो है, ये जो पूरा हिस्सा होता है इसे कहते हैं कोंकण तट, ठीक है। और इसके नीचे गोवा से लेकर के कर्नाटक तक का जो हिस्सा होता है, गोवा से लेकर के कर्नाटक तक का, इसे कहते हैं केंद्र तट। और फिर कर्नाटक से लेकर के पूरा का पूरा इधर तक, यहाँ तक आप केरल का एंड तक मान लो, इस पूरे के पूरे एरिया को कहते हैं मालाबार तट, ठीक है। तो कभी कभी मालाबार तट पूछा जाए तो आप समझिएगा यहाँ की बात हो रही है, कोंकण तट यहाँ की बात हो रही है, इधर केंद्र तट की। चलो वैसे मैं आपको ज्योग्राफी वाले में जो भारत का मैप वाला सीरीज चल रहा है, जिसकी कभी कभी वीडियो आती है कभी कभी नहीं आती है, उस वीडियो सीरीज में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जब भी समय मिलेगा तो एक वीडियो इस पर, चलिए वादा रहा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजी क्लेम की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में डिजी क्लेम की शुरुआत की है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। इन्होंने अभी हाल ही में डिजी क्लेम लॉन्च किया है किसानों के लिए, भारतीय किसानों के लिए। ये नेशनल पोर्टल है, एक प्रकार से क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, ठीक है, यानी कि फसल बीमा के लिए एक पोर्टल है। अब किसी अगर किसान की फसल कोई खराब होती है तो इस पोर्टल के जरिए अगर वो इंश्योरेंस कराया रहेगा तो उसको पैसे मिलेंगे उसके जरिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो चल ही रहा था, उसी के तहत डिजी क्लेम मॉड्यूल ये लॉन्च किया गया, यानी डिजिटली ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप किसान हैं और आपकी कोई क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति के भुगतान की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। क्लियर है? शुरू में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 से 7 राज्यों में शुरू किया गया है, धीरे धीरे पूरे भारत में ये शुरू कर दिया जाएगा। और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कल बहुत सारे राज्यों में पैसे भी भेजे इसके लिए, इसके तहत, इसी डिजी क्लेम मॉड्यूल के तहत। तो याद रखना भारत सरकार ने डिजी क्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया है, इसे किसके लिए? किसानों के लिए, ठीक है। एक बीमा के तहत ये पैसा क्लेम करेगा। अगला, अच्छा, अपनी जो ई बुक है इस पर ऑफर चल रहा है, नवरात्रि ऑफर है, इसका आप फायदा उठाइए।
कूपन कोड अप्लाई करने में बहुत लोगों को दिक्कत आ रही थी। देखो, कैपिटल लेटर में विदाउट एनी स्पेस अगर आप यूज करते हो तभी कूपन कोड काम करेगा। और स्पेलिंग भी देख लो, JAI है, JAY मत करना, JAIMATADI। तो इसी कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी के लिए सभी प्रकार की ई बुक्स आपको आधे दाम पर मिल रही है, इसका फायदा उठाइए और आप MZT ऐप से जाकर इसे परचेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सागर मंथन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल ने। अब देखो, ऐसे भी आप लोग कुछ क्वेश्चंस का आप थोड़ा सा माइंड लगा करके सॉल्व कर सकते हो। सागर मंथन की बात की जा रही है, तो सागर मतलब हुआ समुद्र, समुद्र, ठीक है। तो अब इनमें से आपको कौन ऐसा दिख रहा है व्यक्ति जो समुद्र या जहाज रानी या फिर बंदरगाह इनसे रिलेटेड होगा, मंत्रालय जिसके पास होगा? मनसुख मंडाविया जी तो ये तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर जी तो कृषि मंत्री हैं, इनसे भी कोई मतलब नहीं है। सर्बानंद सोनोवाल जी ये जहाज रानी मंत्री हैं, ठीक है, बंदरगाह, तो इसको आप लगा देंगे। कुछ इस प्रकार से भी आप चीजों को देखा करो, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ। ऐसे जब भी कोई योजना आया करे, जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन बने कि किस केंद्रीय मंत्री ने इसे लॉन्च किया, तो आप सोचो कि वो डिपार्टमेंट किसके तहत आ सकता है, ठीक। चलो, तो यहाँ पर फिलहाल आप देख पाओगे आर्टिकल, ये एक रियल टाइम डैशबोर्ड है सागर मंथन, जो कि ये इनेबल करेगा डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कितना टाइम पर कंप्लीट हो रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए ये रियल टाइम डेटा परफॉर्मेंस बताएगा, उसको मॉनिटर करेगा, उसका डैशबोर्ड दिखाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा स्टेटस दिखाएगा। तो ये है सागर मंथन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 23 मार्च को इसे लॉन्च किया। ओके, अच्छा, सर्बानंद सोनोवाल जी के पास एक और मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, ये भी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष ऐसे लिखा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 सम्मेलन, जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार जल सम्मेलन हुआ, वाटर समिट हुआ है 2023। और ये किसके कहने पर हुआ है ये भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तजाकिस्तान और नीदरलैंड, इन दोनों की पहल के द्वारा पिछले 50 वर्षों में पहली बार ये सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में ही यूएनओ का हेडक्वार्टर भी है, आप जानते हो, वहीं पर किया गया 22 से 24 मार्च तक। इसमें 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के, इसमें जिसमें पर्यावरण भी था, लिंग समानता, भोजन, स्वास्थ्य, इन सब पर मुद्दों पर लेकर के ये समिट आयोजित हुआ। 22 मार्च से शुरू हुआ है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इसलिए ये शुरू किया गया 22 मार्च को, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। चलो, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में यह आयोजित हुआ, याद रखना, तजाकिस्तान और नीदरलैंड की पहल पर। आगे, हाल ही में यूएस अर्जेंटीना के शोधकर्ता लुइस कैफेरेली ने किस वर्ष के लिए एबल पुरस्कार जीता? किस विषय के लिए? तो ये एबल पुरस्कार, ये तो मैथ का दिया जाता है, ये तो आपको कई बार बताया गया है। मैथ के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है एबल पुरस्कार, इसे मैथ का नोबेल कहते हैं, ठीक है। तो लुइस कैफेरेली को मिला है इस बार, जो कि अर्जेंटीना मूल के यूएस एक मैथमेटिशियन है, ठीक है। जैसे भारतीय मूल के अमेरिकी होते हैं, ऐसे अर्जेंटीना मूल के ये अमेरिकी नागरिक है और एक मैथमेटिशियन है। तो इन्हें मिला है एबल पुरस्कार इस बार के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे, यूएस अर्जेंटीना रिसर्चर विंस एबल प्राइज फॉर मैथ। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताई है, अपनी व्याख्या दी है। इन्होंने कहा है कि कई चर जो होते हैं ये एक दूसरे से संबंध में बदलते रहते हैं और कई विषयों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इसको इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, जो कि मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। टेक्सास यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं और इनको इस बार एबल पुरस्कार मिला है। एबल पुरस्कार जैसे मैथ का सबसे बड़ा पुरस्कार, ऐसे मैंने आपको कल बताया था प्रित्जकर पुरस्कार, जो कि होता है वास्तुकला का सबसे बड़ा पुरस्कार। ऐसे ही आपको बताया गया है पुलित्जर पुरस्कार, जो कि होता है पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार। ऐसे ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ऑस्कर दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। आपको ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। भारत में दादा साहब फाल्के दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। भारत का नागरिक सम्मान, जैसे भारत रत्न होता है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, नागरिक सम्मान, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा। इसके अलावा रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल कहते हैं, ये एशिया में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है।
और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं, ऐसे आप चीजों को लिंक करके पढ़ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, 10 क्वेश्चन हो गए हैं। आज के टॉप 10 करंट अफेयर ये थे। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे कल पूछा गया था क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ये बिलियार्ड से है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी की सीईओ हैं, तो शांतनु नारायण एडोबी के हैं, अरविंद कृष्णा आईबीएम के, नील मोहन यूट्यूब के, लक्ष्मण नरसिम्हन इनके बारे में तो अभी आपको उस दिन बताया गया था, स्टारबक्स के बने हैं नए सीईओ। और आज आपको जो बताना है वो क्वेश्चन है, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव जी को किस वर्ष 23 मार्च को फांसी दी गई थी, जिसकी याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा पुष्प कुमार दहल किस देश के प्रधानमंत्री हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसके बारे में आप आंसर कर ही सकते हो। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजीटी ऐप पर मिलेगी। वहीं पर अगर आप जय माता दी कूपन कोड यूज करते हो तो शताब्दी बैच पर आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और लोको पायलट बनने का सपना आपका इससे पूरा हो सकता है। तो आप एमजीटी ऐप पर जाएं, वीडियो कोर्स पर जाएं और वहां से जाकर कोर्स को अवेल करें। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।